दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भर आए। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है। ये कहानी हमारे देश के एक गांव की है। एक अनपढ़ भाई की है और उस भाई की बहन की है, जिसने मरने से पहले अपने भाई के लिए एक एक रुपया जोड़कर 19,300 रुपए बचाए थे। ये कहानी सुनकर आप सोचेंगे, ये इंसान पागल था। नहीं, ये इंसान बेबस था। और बेबसी इंसान से क्या क्या करवाती है, वो आप आज देखेंगे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था जीतू। उम्र कोई 42-43 साल। न पढ़ा लिखा, न कोई बड़ा हुनर। बस दो हाथ थे उसके, और उन हाथों से वो मजदूरी करता था। कभी खेतों में, कभी ईंट भट्टे पर, कभी किसी के घर की दीवार चुनता था। उसके घर में एक ही था, उसकी छोटी बहन रमिया। माँ बाप बचपन में ही चले गए थे। जीतू ने रमिया को पाला था, भाई की तरह नहीं, माँ बाप की तरह। रमिया भी यही कहती थी, भैया मेरे बाबू हैं। दोनों गरीब थे, पर दोनों खुश थे। जो मिला बांट लिया, जो नहीं मिला भूखे सो गए, पर एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ा। रमिया थोड़ी समझदार थी। उसने पोस्ट ऑफिस में अपना एक खाता खुलवा लिया था। जब कभी थोड़ा पैसा बचता, 10 रुपए 20 रुपए, वो जमा कर देती। किसी को पता नहीं था, ये उसका राज था अपने भाई के लिए। फिर आई वो रात जब सब बदल गया। पिछले कई महीनों से रमिया की तबीयत ठीक नहीं थी। पहले खांसी आई, फिर बुखार, फिर थकान। जीतू उसे झाड़ फूक वाले के पास ले गया, नीम हकीम के पास ले गया, पर असली डॉक्टर के पास ले जाने के पैसे नहीं थे। जो थोड़ा बहुत जमा था वो खर्च हो गया, और रमिया धीरे धीरे कमजोर होती गई। एक रात जीतू उसके पास बैठा था। बाहर हवा चल रही थी, दिया कांप रहा था। रमिया ने उसका हाथ थाम लिया। भैया, सो गए का? नहीं रमिया, जाग रहा हूँ। क्या हुआ, पानी लाऊं? नहीं भैया, बस हाथ पकड़े रहो। जीतू ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। भैया, एक बात बताऊं? मेरे पास पोस्ट ऑफिस में एक खाता है, उसमें 19,300 रुपए हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा जमा किया था तुम्हारे लिए। पासबुक है, लकड़ी के संदूक में, नीचे वाली दराज में। रमिया, तू ये क्या बोल रही है? तू ठीक हो जाएगी। हम दोनों मिलकर वो पैसे खर्च करेंगे। हाँ भैया, जरूर। पर दोनों जानते थे, ये बात सच नहीं है। भैया, मुझसे माफी मत मांगना। मैंने सब कुछ खुशी से किया। तू मेरा भाई है ना, बस। उस रात रमिया ने आंखें मूंद ली और फिर नहीं खोली। जब भोर हुई, जीतू को एहसास हुआ कि रमिया की सांसें रुक गई हैं। वो चुपचाप उठा, बाहर गया, जमीन पर बैठ गया। आंखें सूखी थीं। शायद इतना रोया था कि आंसू भी खत्म हो गए थे। गांव वालों ने रमिया को दफनाया, गांव की छोटी सी कब्रिस्तान में, जहां उनकी मां भी सो रही थी। जीतू ने खुद अपने हाथों से मिट्टी डाली, एक एक मुट्ठी। जा रमिया, माँ के पास जा, वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। 2 महीने बीत गए। जीतू अकेला रहता था अब। एक दिन उसे रमिया की बात याद आई। उसने संदूक खोला, पासबुक मिली। उसने उसे उल्टा सीधा देखा। वो पढ़ नहीं सकता था। गांव के एक लड़के ने बताया, काका, ये पोस्ट ऑफिस की पासबुक है, बैंक जाओ, पैसे मिल जाएंगे। जीतू ने साफ कुर्ता पहना, बालों में तेल लगाया और पहली बार बैंक की तरफ चल पड़ा। अंदर का नजारा देखकर जीतू थोड़ा घबरा गया। बड़ी बड़ी कुर्सियां, कंप्यूटर, लोग फॉर्म भर रहे थे। पर उसने हिम्मत नहीं हारी, काउंटर पर गया। भैया, मेरी बहन का पैसा निकालना है। खाता धारक का नाम? रमिया देवी। वो खुद क्यों नहीं आई? वो नहीं रही। 2 महीने पहले गुजर गई। बैंक कर्मचारी ने पासबुक ली, कंप्यूटर देखा, फिर जीतू की तरफ देखा। इसमें नॉमिनी नहीं है, किसी का नाम नहीं है। बिना डेथ सर्टिफिकेट के पैसे नहीं दे सकते। पर भैया, वो मेरी बहन थी। उसने खुद बोला था ये पैसे मेरे लिए हैं। देखिए, नियम है, मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट लाइए, तब बात होगी। जीतू बाहर निकला। उसने वो शब्द दोहराया, डेथ सर्टिफिकेट। उसे समझ नहीं आया। अरे जीतू, डेथ सर्टिफिकेट मतलब सरकारी कागज जिसमें लिखा हो कि तेरी बहन मर गई। तो कहाँ बनेगा ये?
नगर पंचायत में जा, तहसील में जा, पर भाई वहां चक्कर लगाने पड़ेंगे। जीतू दफ्तर दफ्तर गया, तहसील गया, वहां कहा गया फॉर्म लाओ, फॉर्म लाया, कहा गया पहचान पत्र लाओ, पहचान पत्र था नहीं। एक बाबू ने कहा 500 रुपए लगेंगे। जीतू के पास वो भी नहीं थे। हफ्ते बीते, महीना बीत गया, हर दरवाजा बंद मिला। जीतू हर शाम थका हारा घर आता, रम्या की खाली चारपाई देखता और बस चुप बैठ जाता। मन में एक ही सवाल, रम्या ने मेरे लिए पैसे बचाए, पर मैं उन्हें ले क्यों नहीं सकता। और फिर आया वो दिन जिसे सुनकर पूरा गांव कांप उठा। उस दिन जीतू घर में बैठा था, सामने रम्या की पासबुक थी। उसने उसे उठाया, देखा। उसे याद आया रम्या का चेहरा, उसकी आवाज, उसकी आंखें, और याद आया बैंक वाले का वो जवाब, मृत्यु का सबूत लाओ। जीतू के अनपढ़ मन में उस दिन एक सीधी सी बात घूमती रही, बैंक को रम्या की मौत का सबूत चाहिए, तो मैं रम्या को ही ले जाऊंगा, वो खुद सबूत है। वो दिन में ही उठा, फावरी ली, कब्रिस्तान गया और रोते हुए, कांपते हुए उसने रम्या की कब्र खोदनी शुरू कर दी। वो पागल नहीं था, वो बेबस था। उसे नहीं पता था कि डेथ सर्टिफिकेट एक कागज होता है जो दफ्तर में बनता है, कब्र खोदने से नहीं। उसे बस यही पता था, सबूत मांगते हैं, और सबूत रम्या खुद थी। माफ कर दे रम्या, माफ कर दे। मुझे कुछ और नहीं पता, बस तेरे पैसे लेने हैं। तूने मेरे लिए जोड़े थे ना, एक एक रुपया, उन्हें बेकार नहीं जाने दे सकता। जीतू ने रम्या के शरीर को कब्र से निकाला और बैंक की तरफ चल पड़ा। किसी ने देखा और चिल्लाया। देखते देखते भीड़ लग गई। लोग हक्के बक्के थे, कुछ रो रहे थे, कुछ गाली दे रहे थे। पुलिस बुलाई गई। ये क्या किया तूने? कब्र क्यों खोदी? बैंक ने बोला सबूत लाओ। मुझे और क्या पता था साहब, मैं अनपढ़ हूं। रम्या ने मेरे लिए पैसे रखे थे, बस वही लेना था। पुलिस अफसर की भी आंखें नम हो गईं। वो क्या बोलता? ये अपराध था, पर इस अपराध के पीछे एक ऐसा दर्द था जिसे समझना आसान नहीं था। जीतू को हिरासत में ले लिया गया, रम्या को दोबारा दफनाया गया, और ये खबर जैसे आग में हवा लग जाए पूरे जिले में फैल गई। किसी ने वीडियो बना लिया था, वो वीडियो सोशल मीडिया पर फैलेंगे। ये आदमी पागल नहीं है, ये बेबस है। इस देश में गरीब के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। रम्या ने अपने भाई के लिए क्या क्या किया और सिस्टम ने क्या दिया। पूरे देश में इस कहानी की चर्चा होने लगी। न्यूज चैनल पहुंचे, अखबारों में छपा, और तब एक इंसान ने वो खबर देखी और उसकी आंखें भर आईं। अलक पांडे, जिन्हें पूरा देश अलक सर के नाम से जानता है, फिजिक्स वाला के संस्थापक। वो इंसान जो हमेशा उनके लिए खड़ा हुआ है, जिन्हें इस दुनिया ने भुला दिया। जब अलक सर ने जीतू की कहानी देखी, वो एक पल के लिए भी नहीं रुके। ये आदमी पागल नहीं है, ये उस सिस्टम का शिकार है जिसने उसे कभी पढ़ने नहीं दिया, जिसने उसे कभी ये नहीं बताया कि डेथ सर्टिफिकेट क्या होता है। उसने गलत किया, पर उसकी गलती में उसका दोष नहीं। दोष उस व्यवस्था का है जो अनपढ़ को इंसान नहीं समझती। मुझे उससे मिलना है अभी। अलक सर खुद उस गांव पहुंचे, पुलिस से बात की, कानूनी मदद दिलाई, जीतू को थाने से छुड़वाया, और फिर उस टूटे हुए इंसान के सामने जाकर बैठे, बिल्कुल सीधे, बिना किसी नखरे के, जैसे दो बराबर के इंसान बात करते हैं। जीतू भाई, मैं अलग हूं, मैं तुमसे मिलने आया हूं। साहब, मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। तुमने गलत किया, हां, पर तुम बुरे इंसान नहीं हो। तुम्हें किसी ने बताया नहीं। यह देश का दुर्भाग्य है कि लाखों जीतू आज भी हैं, जिन्हें पता नहीं अपने हक के लिए कहां जाना है। साहब, रम्या ने मेरे लिए पैसे बचाए थे, एक एक रुपया जोड़ा था उसने। मैं बस वही लेना चाहता था। उसकी मेहनत का पैसा बेकार नहीं जाना चाहिए था। और वो पैसे तुम्हें मिलेंगे जीतू भाई, मैं वादा करता हूं। पहली बार जीतू की आंखों में कुछ जागा, जैसे किसी अंधेरे कमरे में एक दिया जल उठा हो। अलक सर ने वही खड़े होकर ऐलान किया, जीतू भाई की हर तरह से मदद की जाएगी, सारे कागजात बनवाए जाएंगे, डेथ सर्टिफिकेट बनेगा, बैंक से रम्या के 19,300 रुपए दिलाए जाएंगे, और इसके साथ मैं अपनी तरफ से
10 लाख रुपए जीतू भाई को देता हूं ताकि वो एक नई जिंदगी शुरू कर सकें, एक छोटा घर बना सकें, कभी इस तरह बेबस ना हो। पूरे गांव में खामोशी छा गई। जो लोग जीतू को गाली दे रहे थे वो भी अब उसके लिए दुआ मांगने लगे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ 19,300 रुपयों की नहीं है। ये कहानी है उस दर्द की जो अनपढ़ रहने से होता है, उस बेबसी की जो सिस्टम की जटिलता से आती है, और उस उम्मीद की जो तब जागती है जब एक इंसान बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए खड़ा हो जाता है। जीतू ने गलत किया, हाँ, पर उसकी गलती में उसकी बहन के लिए मोहब्बत थी, अज्ञानता थी, मजबूरी थी। जो अनपढ़ है वो नासमझ नहीं, जो बेबस है वो बुरा नहीं, और जो मदद करता है वो फरिश्ता होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें जीतू के लिए